जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं 1000 सत्संग सुनाऊं और मैं बताना चाहता हूं कि आज मेरे अभी तक 250-300 ही सत्संग हुए हैं। आप सब और हम गुरु जी के साथ ऐसे जुड़े हैं कि सारा संसार ही हमारे सबके लिए एक हो गया है। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आज तक भी कोई इलाज नहीं है और मुझे जो हेपेटाइटिस बी हुआ था उसका बिलीरुबिन काउंट 22 हो गया था। डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि 12 के ऊपर जब ये काउंट हो जाता है तो लाइफ के लिए बहुत खतरा होता है। मैं मिलिट्री में था तो RNR हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट मतलब डेंजरसली इल। डेंजरसली इल मतलब किसी समय भी आप इस दुनिया से जा सकते हो। तो जब उन्होंने मुझे ये कंडीशन पे डाल दिया तो मुझे कहा गया कि तूने कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी करनी है तो वो तू ऑल्टरनेट थेरेपी कर लो। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू की। मैंने आयुर्वेदा, मैंने गले में माला डाली, मैंने मैग्नेट थेरेपी की, मैंने कलर थेरेपी की, मैंने वाटर थेरेपी की। मुझे बहुत ही तरह की थेरेपीज करनी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब यू आर डेंजरसली इल। तो उन दिनों एक डॉक्टर थी, मेरे कमांडर थे, उनकी वाइफ थी और वो मेरे को मिलने आया करती थी। वो गुरुजी की भगत, वो जलंधर से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि देख तू फौजी आदमी है, फौजी लोग गुरुओं में इतना बिलीव नहीं करते, मगर मैं तेरे को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर तुम तैयार हो तो एक गुरुजी आए हैं नए नए दिल्ली में, कुछ ही दिन हुए हैं, मैं आपको गुरुजी के यहाँ ले चलूँ। मैंने इमीडिएटली उनको कहा कि मैं गुरुजी के पास चलूँगा। ग्रेटर कैलाश में आश्रम था, मैं आश्रम में वो बेसमेंट में था। तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और मैं सीधा गुरुजी की तरफ आंखों में देख रहा था, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जाके गुरुजी के पांव छुए जैसे मुझको बताया गया था और गुरुजी ने अपना हाथ उठा के मेरे सिर पे रखा और कहा, चल चोपड़ा तेनू ठीक करता। Instantly he said, चल चोपड़ा तेनू ठीक कर देता। I was asked कि sit on the side, so I sat on the side because डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, अदर देन lying on your bed and maximum going to the toilet, you will not do any movement because that will be dangerous for you। तो इस हालात में मंदिर गुरुजी के यहाँ पे जाके मैंने एक साइड में बैठ गया। 5 मिनट बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। वो अमृत कैसे बनाते थे? स्टील के टम्बलर थे, 250 ml के जो स्टैंडर्ड स्टील ग्लासेस होते हैं, और उसके अंदर वो अपनी चंदन की माला से गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। सबसे पहला ग्लास मुझे पिया, उसके बाद लोगों को देते रहे, मगर हर दूसरा तीसरा ग्लास मेरे को देते रहे। 8 ग्लास मैंने अमृत के पिए और मैं बता रहा हूं कि वो 8 पीते हुए भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आई वाज फीलिंग ओवरफुल। ऐसी बात नहीं थी क्योंकि गुरुजी के अमृत में भी कुछ पावर थी। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। वो जो डॉक्टर थी वो मेरे साथ ही बैठी थी। वो कहने लगी कि जब लंगर शुरू होने लगा तो बोलने लगे कि इसमें देसी घी होगा और आपके लिए एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहती हूँ कि ये लंगर आपके लिए ठीक नहीं, मगर यू हैव टू टेक योर ओन कॉल बिकॉज ये लंगर प्रसाद है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा। तो मैंने लंगर खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए और जब मैंने अपनी 2 रोटियां खत्म कर ली तो उन्होंने 2 मेरे हाथ में और पकड़ा दी। फिर वो डॉक्टर मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि टेक योर कॉल। मैंने कहा यस, आई हैव टेकन माय कॉल और मैंने वो 2 रोटियां भी खा ली। उसके बाद गुरुजी ने कहा चल हुन तू जा, फौजी आदमी है, पढ़े लिखे हैं,
फाइटर पायलट है ते तू टेस्ट करा के परसों आ जा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दिया और उसके अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आना था। बिलीव यू मी, जब परसों आई तो मेरा बिलीरुबिन काउंट 22 से नीचे आ। मैंने कहा ये तो बिल्कुल जादू हो गया, बिकॉज 22 पे एक महीने से स्टक था। और टेस्ट भी उसी हॉस्पिटल से आरएनआर से हुआ, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है टेस्ट का वो फॉलो हुआ। तो उस दिन शाम को जब पहली बार मैं गया था तो मेरी वाइफ नहीं गई थी, तो मैं इस बार अपनी वाइफ को भी ले गया, बिकॉज शी वाज सो कीन टू गो। एंड जब हम वहां पहुंचे तो ज्यों हम उतरे तो गुरुजी ने कॉल्ड हर बाय हर नेम, ही हैड नेवर मेट हर। एंड सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सीगी, तेरी फाइल खोल दवा। तो गुरुजी ने सुमन आंटी की फाइल खोल 10-12 ऐसी चीजें बताई गुरुजी ने, कई चीजें जो अपने हस्बैंड और वाइफ के बाहर लोगों को जरूरी पता नहीं होती। तो सारे के सारे पॉइंट जो गुरुजी ने बोले वो सारी की सारी बातें सच थी, और वो पर्सनल चीजें थी। आपके बैंक अकाउंट किधर है, आपका ये किधर है, वो किधर है, द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच नॉर्मली द पीपल इन पब्लिक डू नॉट नो। आने वाले दिनों में मेरा बिलिरुबिन काउंट नीचे आना शुरू हुआ। गुरुजी हर बार डेट देते थे, उन परसों आई, उन चौथ आई, तो दैट डे आई वुड कम। वन डे गुरुजी सेड हुण तेरा ना अगले टेस्ट विच काउंट 3 होना है। मैं क्या नहीं गुरुजी, जिन्नी तेजी ना उतरे है हुण तां 1 तो बिलो चल जाना है, 1 टू बिलो इज नॉर्मल। गुरुजी कहते चल टेस्ट करा के आ जा। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने टेस्ट कराया तो इट वाज 3। Now I could not understand, but slowly in my visits I was trying to understand what is going on over here. Then while all this process for me was going on, one day I met a Major General. Now I was a group captain that time in the Air Force. The Major General was so much senior to me. He had come with his family and some doctors, and then I heard from him what had happened. Now he had gone for his annual medical. वो आरएनआर तब बेस हॉस्पिटल जहाँ दिल्ली में आजकल कंटोनमेंट में है, तब वहाँ आरएनआर होता था। तो एनुअल मेडिकल के लिए जब गए तो मेडिकल में ये क्लियर हो गया कि उनका जो हार्ट की आर्टरीज हैं सारी की सारी ब्लॉक्ड। सो प्रमोशन का टाइम था, ही वाज वेरी वरीड। तो आर्मी ने उसको बोला कि आप जाइए। उस जमाने में गवर्नमेंट कुछ पैसा देती थी, आप जाते थे, और ये फैसिलिटी मिलिट्री में थी नहीं। तो एस्कॉट हॉस्पिटल में नए नए डॉक्टर त्रहन आए थे, उन्होंने खोला था। तो वहां पे वो अपना हार्ट चेकअप के लिए और डिसीजन की वेदर ही विल हैव टू गो टू बाईपास कराना पड़ेगा। तो जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने भी टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ आपकी आर्टरीज कंफर्म्ड हैं, और आपको उन्होंने 1 हफ्ते के बाद की डेट दी। तो उस जमाने में ये बाईपास होना बड़ी बात होती थी। आजकल तो हर दूसरा तीसरा आदमी बाईपास करा लेता है, मगर फैमिली जरा घबराई हुई थी। सब रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए, रोज शाम को डिस्कशन होती थी उनके घर में नोएडा में। तो उन्होंने आके एक उनमें से किसी ने कहा कि एक गुरुजी आए हुए हैं, ग्रेटर कैलाश में हैं, सुना है कि वो क्योर कर देते हैं, तो क्यों ना हम वहां चल लें। तो अब मेजर जनरल बहुत सीनियर रैंक होता है, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये गुरुओं वगैरह इन चीजों में बिलीव नहीं करता, जो भी बात करनी है मेरे से साइंटिफिकली करो, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला ऐसी जगह। फिर ऐसे एक दिन और निकल गया, अगले दिन फिर लोगों ने कहा कि भी तेरा कुछ वहां खर्चा नहीं है, गुरुजी के यहाँ जाना है, ब्लेसिंग लेनी है, अगर काम बन जाता है तो एक बड़ा ऑपरेशन टल जाएगा। तो वो मान गए, और फिर वो सारी फैमिली के कुछ सदस्य आए और ये गुरुजी के यहाँ आए। उन दिनों ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था। तो जब वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा ले गली कुछ नहीं, मैं तेनू ठीक कर देना। एंड देन गुरुजी ट्रीटेड इट, उन्होंने कहा जल्दी पान के पत्ते मंगवाओ। पान के पत्ते आए और गुरुजी ने उनकी अपने चेम्बर में ले गए, कुछ पत्ते चेस्ट पे स्टमक पे लगाए जहां हार्ट होता है,
और उसके बाद गुरुजी ने वहां कोई मंत्र पढ़ा और उसके बाद गुरुजी ने कहा हुण तेरा ब्लॉकेज है नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो मोर ब्लॉकेज फॉर यू, बट यू आर अ मिलिट्री मैन, सीनियर ऑफिसर, आप जाइए और चेकअप कराइए, तसल्ली करिए, साइंटिफिकली कन्विंस करिए अपने आप को। वो गए। अब फिर कंफ्यूजन की अब क्या करें, फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो स्कॉट्स चलते हैं। तो स्कॉट्स में जब गए तो डॉक्टर ने कहा आप लोग पागल हो गए, ऐसी गुरुओं से पास जाते हो तो फिर हमारे पास क्यों आते हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा टेस्ट करो दोबारा। वो कह रहे हैं कि 10,000 का टेस्ट है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको 10,000 दो और हम टेस्ट कर देंगे। तो इन्होंने कहा हम 10,000 देने को तैयार। उन्होंने टेस्ट किया, ब्लॉकेज जीरो ब्लॉकेज। उन्होंने कहा ये क्या हो गया। उन्होंने एक और टेस्ट किया अपनी तरफ से, अपना पैसा लगा के अस्पताल में, फिर ब्लॉकेज जीरो। वो कहने लगे ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने वो जो 10,000 भी लेने थे ब्लॉकेज के फर्स्ट टेस्ट जो इनकी रिक्वेस्ट पे किया था वो भी नहीं लिए। उन्होंने कहा हम गुरुजी के यहाँ जाएंगे। तो डॉक्टर त्रेहन खुद और कई डॉक्टर स्कॉट्स के गुरुजी के यहाँ आए, मैं भी वहां था। तभी मुझको ये सारी कहानी पहली बार पता लगी। बहुत ही सत्संग है जो मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स होते देखा और सुना जब मैं गुरुजी के यहाँ 1995 में जाता था। गुरुजी कभी कभी जलंधर चले जाते थे, चंडीगढ़ और जगह भी जाते थे। तो कुछ दिन बाद गुरुजी जलंधर चले गए थोड़े दिन के लिए। तो एक सर्दियों का टाइम था, सेम 1995 की विंटर्स का टाइम है। एक और ग्रुप कैप्टन थे हमारे, वो कॉम स्क्वाड्रन में डॉर्नियर फ्लाइट के सीओ थे। तो वो भी गुरुजी के भगत थे। उन्होंने कहा कि चलो, हम दोनों सेम सीनियरिटी के थे तकरीबन। उन्होंने कहा चलो अगर आप कहो तो हम गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं जलंधर। मैंने कहा हाँ जरूर, मगर कैसे जाएंगे। कहते हैं नहीं, मेरे को एक ट्रेनिंग फ्लाइट करनी है, मैं आदमपुर की ट्रेनिंग फ्लाइट प्लान कर लेता हूँ और आगे भी कुछ ट्रेनिंग कर लूंगा और हम चलेंगे। मैंने बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा हम जाएंगे। हमने यहाँ किसी गुरुजी के भगत के पास यहाँ बता भी दिया कि हम आने वाले हैं। उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि ये आने वाले हैं। तो हम सवेर में जाके जहाज में बैठ गए, मगर उस दिन विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि फ्लाइट को क्लियरेंस नहीं मिल रही थी एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से। वो डिले होती गई। फाइनली हम करीब 2 बजे हमको टेक ऑफ की क्लियरेंस मिली। जलंधर आश्रम में पहुंचे तो 3:30 पौने 4 बज गए। तो जब हम वहां पहुंचे तो आश्रम में खास लोग नहीं थे। ऐसा टाइम था, गुरुजी भी रेस्ट करने चले गए थे। सिर्फ 8-10 लोग बैठे थे। तो बोलने लगे आप लोग दिल्ली से आए हो। हमने कहा हाँ। कहते आप लोग पायलट हो। हमने कहा हाँ। कहते गुरुजी सवेर से आपकी बातें कर रहे हैं। वो सवेरे 10 बजे से कह रहे हैं पायलट लोग आने वाले हैं, पायलट लोग आने वाले हैं। तो हम पे बहुत प्रेशर हम पे पड़ गया कि अगर गुरुजी ऐसे सबको बोल रहे हैं तो गुरुजी हमारे से नाराज हो जाएंगे कि ये अब पहुंच रहे हैं, इतना लेट पहुंच रहे हैं। तो 4:30 बजे के करीब गुरुजी चेंबर से बाहर आए, हमें मिले। गुरुजी ने कहा आ गए, इन्नी लेट करता, सवेरे आना सीगा, सारे लोगों मैं कह रहा सीगा तुसी आना है, चलो चलो बह जाओ। एंड देन वी वर लिसनिंग टू द भजन्स। नाउ जब व्हेन इट वाज 5 o'clock तो वी गॉट वरीड कि अब नाउ इफ यू हैव टू टेक द फ्लाइट बैक, तो हमको तो अभी निकलना चाहिए यहाँ से। तो हम घड़ी देख रहे थे। तो गुरुजी ने कहा हुण घड़ियां ना देखो, पहला लेट इन्नी आए हो, नाउ यू हैव टू वेट, तो आप वेट करो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, नो प्रॉब्लम, अब तो हम आराम से वेट करें। 8 बजे गुरुजी ने कहा, हमारे से बातें करते रहे बीच में। गुरुजी ने अपने किसी सेवक को बोला, वो सेवक अंदर से लाया तो 4 डिब्बे मिठाइयों के, लड्डुओं के गुरुजी ने 2 मेरे को और 2 उस ग्रुप कैप्टन को दिए। एक हमारी वाइफ्स के लिए साड़ी दी। उन्होंने कहा ले सुमन आंटी ली साड़ी ले जा। नाउ ही सेड हुण तुसी जाओ। सीगा गुरुजी हुण तां सी जाना नहीं, साड़ी तां अज फ्लाइट हो नहीं सकती, इस ते कल सवेरे इत्थे रात दे 11-12 बजे तक तुहाडे नाल इत्थे बैठना, तुहाडे भजन सुनने, तुहाडीआं गल्लां सुननी है।
मगर गुरुजी से नहीं, तुसी जाओ. Now when Guruji says that's an order, so we said okay, we will spend the night in Adampur Air Base and take the flight in the morning. And because the base commander had said you will not be able to take off at night. But moment we landed in Adampur, the base commander was waiting for us. He said special clearance has come for you to be able to go at night. The runway has been lit up. All services for night flying are available. और आप लोग जाइए, जहाज आपका तैयार पड़ा है, हमने आपके ग्राउंड क्रू को बता दिया है और आप टेक ऑफ करिए. यू वोंट बिलीव इट, हम रात को 10 बजे वहां से टेक ऑफ किए, 11:15 11:30 घर पे पहुंचे. बड़े बड़े सो कॉल्ड वीआईपी, गुरुजी के यहाँ कोई वीआईपी तो होता नहीं था, वो गुरुजी मुझको कहते थे चोपड़ा इन्हों मेरे चेंबर ले जा, इन्हों कहानियां सुना. कहानियां मीन्स सत्संग. So I remember having met Mayawati, T.N. Session, Bhajan Lal, V.P. Singh, and many more people who used to come there. I remember T.N. Session when he came first time. Guruji said, "Oh, khada T.N. Session, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ." मैंने T.N. सेशन को बोला कि गुरुजी का हुक्म है कि आपके साथ बातें करो. मैंने अपनी लॉजिक के साथ उनको समझाया. जब मायावती आई तो गुरुजी ने कहा मायावती नु आ चोपड़ा दे नाल तुसी मेरे चेंबर जाओ, ये तुहानू कहानियां सुनाते. So I went inside and tried to explain to Mayawati. First of course she says, who the hell are you? आप मेरे को कैसे बात करते हैं? मैं कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गुरुजी का एक भगत हूँ, मुझको हुक्म दिया गया और मैं आपको ये हुक्म के मुताबिक आपको सत्संग सुनाऊंगा, मैं अपनी लॉजिक बताऊंगा. उन्होंने चुप करके सुनी मेरी बातें और उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए. आई वॉकड ऑफ बिकॉज आई डिडंट थिंक मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि मैं उसके बाद ज्यादा देर वेट करूं. गुरुजी ना बहुत कंसिडरेट थे, हर के लिए कंसिडरेट थे. उनको पता था ये फौजी आदमी है, विस्की पीता होगा तो कह देंगे चल आज आए, कल परसों विस्की पी, चौथ फिर आ जाए. नहीं, he would tell Fauji's like this, that when I used to come from, when I was posted in the northeast, I was posted in Russia, when I used to come, कितने दिन लिया है? मैं कहा सर गुरुजी 1 हफ्ते के लिए आ. चल काम बड़े होने हैं, बच्चों का भी ध्यान रखना है, उन्होंने एजुकेशन की, उन्होंने कॉलेज भी भेजना है. एक अज आए ते एक 3 दिन बाद फिर आए, बाकी अपने बच्चों के काम कुम करा. So he was very considerate about what he would visualize what could be your sort of requirements and what could you be needing at that time. एक बार अंपायर स्टेट की बात है, अपना लंगर प्रसाद के बाद सब परमिशन लेने जाते हैं गुरुजी के यहाँ. मैं भी परमिशन लेने गया और मैंने जो गुरुजी के पांव छुए तो गुरुजी ने कहा चल चल हजे कितने नहीं जाना, बह जा इत्थे. I said okay. So Guruji's order was to sit down. So I sat down. Auntie na gal kar. So there was some lady sitting. I had never met that lady. I didn't even know who she was. Since Guruji had said inna auntie na gal na kar, I sat and she also understood. She was also Guruji का पुराने भगत थी वो. तो उन्होंने कहा, आंटी ने पहले इनिशिएटिव लिया. उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं बातें कर, तुसी कित्थे दे हो? मैं कपूरथला का हूँ पंजाब में. उसने कहा ओ, कहते कपूरथला में तो मेरी एक फर्स्ट कजन है, वो रहती है. मैं क्या कहाँ रहती है? वो कहते वहां रहती है. मैंने कहा उनका कोई नाम वाम बताओ, क्योंकि कपूरथला छोटी शहर है, हम वहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं. उन्होंने नाम बताया, तो वो नाम किसका था? मेरी माँ का. दैट नेम वॉज माई मदर्स नेम. मैंने कहा ये अच्छा, मैंने कहा ये तो बहुत नजदीक का रिश्ता है, मेरी मदर के फर्स्ट कजन है वो. तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा नाम, उन्होंने अपना नाम बताया, दीपिका आंटी, अभी भी गुरुजी की भगत हैं. और उन्होंने कहा कि मेरे को तेरी माँ मेरे को गोगो बुलाती. नाउ आई विल शो यू अ फ्लैशबैक व्हिच रैन इनटू माय माइंड एट दैट टाइम. जब मैं क्लास 5 या 6 में था तो तब मैं अपनी मदर के साथ एक बार
पटना गया था और वहां से कलकत्ता गया था। और मैं छोटा था तो ये मेरी मदर और उनके फ्रेंड्स और कजन्स और जो भी रिश्तेदार आपस में बातें करते थे तो मैं इनकी बातें सुनता था, बट आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। तो एक नाम मैंने अपनी मदर और औरों के साथ सुना था, वो नाम था गोगो। और वो गोगो बैठी थी आज मेरे साथ। और मैं उस दिन से जब ये नाम गोगो सुना था और उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी थी, से सोचता था कि ये गोगो कौन है। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस गोगो को, जो मेरी मदर की कजन है, इस तरह मिलूंगा कि गुरुजी कहेंगे इना ना बैठ के गिला। सी हाउ Guruji used to turn the whole world around for us. एक दिन my wife, we all used to visit Guruji regularly, and she said कि मेरे को ना रात को सपना आया है जिसमें कि गुरुजी ने टी शर्ट पहनी हुई, हाफ शर्ट पहनी। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी, हमने तो आज तक इनको हमेशा अपनी वो रोब में पहने हुए देखा है, वो हाफ शर्ट नहीं पहने। अब वो कहने लगी हो सकता है नहीं पहन सकते, मगर मेरे को सपने में वो हाफ शर्ट। तो हमने कहा चलो आज शाम को गुरुजी के यहाँ चलते हैं। और ये एम्पायर स्टेट की बात है। तो जब हमने कहा जरा जल्दी चले जाए, हम 4 बजे पहुंच गए। नॉर्मली मंदिर 5 साढ़े 5 करीब खुलता था, तो हम बाहर वेट कर रहे। अचानक 4:30 बजे दरवाजा खुला और गुरुजी वही हाफ शर्ट। आई गॉट शॉक, ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा आ जाओ। वी वर द ओनली 2 people, आई एंड माय वाइफ। गुरुजी वेंट एंड जंप्ड एंड सैट ऑन द साइड बोर्ड एंड फोल्डेड हिज लेग्स अप। ही वाज वेयरिंग स्नीकर्स। एंड उन्होंने मेरे को और सुमन आंटी मेरी वाइफ को बाजुओं से ऐसे पकड़ लिया और थोड़ी देर बातें करने लगे। और हमने जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी, हम तो ये देखने आए थे कि आप हाफ शर्ट में होते थे। कहते नहीं, मैं तो हाफ शर्ट में बहुत बार होता हूँ। तो कैसे उस दिन ही हमको सपना आया, उसी दिन हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली जाएंगे। उसी दिन हमने गुरुजी के उसी हाफ शर्ट के अंदर देख लिया। गुरुजी was fond of everybody. He was a little more fond about फौजीज and doctors. मैं गुरुजी से बहुत बातें करता था। मैंने गुरुजी को एक दिन पूछा, गुरुजी आप डॉक्टर्स और फौजी इतने भगत क्यों हैं आपके? तो गुरुजी ने कहा जो फौजी है ना, वो बहुत यंग एज पे फौज उनको पकड़ लेती है। 15-16 साल के होते हैं जब इनको फौज में ज्वाइन कर देती है। उसके बाद फौजी लोगों को खूब रगड़ा की ट्रेनिंग मिलती है। एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग दे आर डिसिप्लिन्ड, देयर माइंड इज क्लियर, देयर हार्ट इज क्लियर। ही सेड दैट द फौजीज हैव रिलेटिवली क्लीन हार्ट। Those days social media was not there. Nowadays you of course see a lot of Fauji's are on television and all kinds of things happen. But he always believed that Fauji's they are secluded from the muck of the rest of the society, and therefore फौजियों के दिल बड़े साफ होते हैं। और वो एक बार फौजी जुड़ जाता है किसी के साथ तो वो बहुत सॉलिड जुड़ता है, और which was a fact. And doctors, इसलिए doctors believe that there is something beyond their own capabilities that can cure, and that is why doctor. और कह रहे थे कि फौजियों को मैं ट्रीट भी बहुत तेजी से करता। तो मैंने कहा गुरुजी देखो, जिस दिन मैं आया था आपके पास, आपने इंस्टेंटली फर्स्ट टाइम I touched your feet, you put your hand on my head and said कि तेनू मैं ठीक कर देता। मैं कहता that does not happen with a large number of other people who are coming to the mandir. Maybe you are blessing them, but we don't get an impression that they are being cured instantly the way I had been cured. You know what Guruji explained to me? Now this is something which Sangat must understand. Guruji ने कहा जो गुरु है ना, he is like a radar. गुरु एक अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, वो जिसकी तरफ कर रहा है वो एक रिटर्न भेज रहा है, और उसके बाद गुरु डिसाइड करता है कि ये इंसान मेरी एनर्जी लेने के लिए फुल्ली रेडी है कि नहीं।
ही से जिस दिन तू आया था चोपड़ा मेरे मंदिर में, और जैसे तूने मेरी तरफ देख रहा था, मुझको मालूम था कि तेरा एंटना मेरी पूरी की पूरी एनर्जी लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, और मैंने वो एनर्जी इमीडिएटली आपके तरफ डायरेक्ट कर दी और तुम हील हो गए। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो गुरु की ट्रायल के लिए आते हैं। ही यूज्ड टू यूज दिस वर्ड, गुरु का टेस्ट लेने आते हैं। वो देखने आते हैं ये गुरु है क्या, ये कर क्या रहा है, लोग कैसे ठीक हो रहे हैं, लॉजिक क्या है इसकी। कहते जब वो इतना कुछ सोचने लग पड़ते हैं तो उनका एंटना जो है वो क्लियरली मेरी तरफ फोकस नहीं रहता, और इससे जितनी देर वो फोकस नहीं होगा, एंड आई मस्ट टेल संगत जी कि गुरु जी 2007 में चोला छोड़ गए, मगर चाहे हम चाय प्रसाद पीते हैं, चाहे हम लंगर खाते हैं, चाहे हम भजन सुनते हैं, चाहे घर पे उनकी स्वरूप हमने फोटो जैसे आप देख रहे हैं पीछे लगा रखी है, जगह जगह कमरों में आपने लगा रखी है, घर पे भी भजन सुनते हो, जितनी देर आपका लाइफ में फोकस गुरु के साथ नहीं जुड़ा तो आगे कुछ होना मुश्किल है। वो जोड़ सबसे इम्पोर्टेंट जोड़ है। जब हम गुरुजी होते थे तो बहुत लोगों को गुरुजी अपना पाँव दबाने के लिए, बाजू, हाथ, शोल्डर दबाने के लिए कहते थे। मुझको भी कई बार गुरुजी ने पाँव दबाने के लिए कहा। मेरी वाइफ और मेरी बेटियां घर आके मुझको कहती थी ये क्या है गुरुजी सिर्फ आपसे क्यों दबाते, हमसे क्यों नहीं दबाते। वो जेलस होती थी, उनको बुरा लगता था कि गुरुजी इनसे पाँव दबा रहे। मैंने एक दिन गुरुजी से साफ साफ पूछ लिया कि गुरुजी मेरे बच्चे और मेरी वाइफ ये बोल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तनु दसदा है कुड़ियां नू भी समझा दे, मैं उन्हां तो दबाना है जिन्हां नू मेरी एनर्जी दी लोड़ है। उन्हां ते दिया है, उन्हां नू कोई लोड़ नहीं है मेरी पाँव दबान दी, तेनू लोड़ है ते मैं तेरे तो पैर दबा रहा। That is when I also understood that a large number of people, not large, whosoever, selected number of people, Guruji used to ask for pressing his feet or shoulders or whatever. It was with some logic, some purpose. Guruji was not just a healer, Guruji was not just a guru, he was a very knowledgeable person. मुझे पहली बार कब कैसे ये पता लगा कि एक बार एक रॉयल फैमिली की कोई लेडी थी, राजस्थान की कोई रॉयल फैमिली की थी, वो आई और उनके साथ 3 उनकी बेटियां थी। तो ऑब्वियसली दे न्यू गुरुजी फ्रॉम अर्लियर ऑन। गुरुजी ने क्या तुसी मेरे चेंबर च चले जाओ, फिर मेरे को बोला चोपड़ा जा तू इन्हां नू कहानियां सुन। They had not been to Guruji very often, but Guruji knew who they were and they obviously knew Guruji कौन है। तो मैं गया तो मैंने उनके साथ बातें शुरू की, मगर थोड़ी देर बाद गुरुजी खुद ही आ गए। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं चले जाता हूँ। नहीं 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 तू भी बैठ थे। So we are all standing in Guruji's chamber, was a very small room, some 10 by 10. It was a very small room. तो गुरुजी ने कहा तू भी खड़ा रहा। मैं खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि फिर इम्तिहान हो गया। She asked one of the daughters and हाँ गुरुजी हो गया, पास हो जाएंगी। गुरुजी उतना टाइम ही दसेगा। वो कहते की करके आई है, इको ऑनर्स, कहते हाँ। 3rd ईयर सीगा, कहते हाँ। कहते चल फिर मैं तेनू ना इको ऑनर्स दे 2nd ईयर दे 3 सवाल पूछूं, जे तो तू जवाब देते ते तू पास, ते जवाब ना देते तू फेल। Guruji then asked this girl 3 questions of 2nd year for eco honors. You won't believe it. All questions were actually from 2nd year syllabus, which that girl said later on she could not answer a single one. Now, see, for Guruji to
ask her questions of eco honors, the subjects which are not common. This is not Hindi, English, some language questions or something like that. It's economics is a serious subject. And Guruji knew the questions. Guruji knew the answers. The girl did not know the answers, and he knew that she doesn't know the answers. See, so the point I'm trying to make is, Guruji was very, very knowledgeable, and I've heard satsangs from others who narrated that on so many subjects, Guruji's knowledge was rather vast. जब शुरू में खास करके अप टू एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी की जो संगत थी हौली हौली बढ़ रही थी। गुरुजी हमको उस जमाने में कहा करते थे, हजे तो देखो अगे अगे की होना है। और आफ्टर गुरुजी मूव्ड ऑन, मतलब संगत has become so huge, it's world over. There is satsangs going on in some 100+ countries, and the numbers when you go to the Bada Mandir now are out of the ordinary. मगर उस जमाने में जब लंगर प्रसाद खत्म हो जाता था, तो गुरुजी हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन कुछ संगत को रुकने को कह जाते थे। शुरू में 15-20 ही होते थे वो लोग। बहुत बार मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी कि उन्होंने मुझे कहा कि तुसी नहीं जाना, तुसी रुको। तो आफ्टर most people had left and this was so-called small gathering was left, Guruji used to speak in normal local language that he was used to, Punjabi, rough Punjabi, if I may use that word. और उसमें खुल के बातें करते थे, कुछ किसी से गाना गिलवा लेते थे, कोई नाच कर लेता था, कुछ रात को 12 बजे के बाद फिर खाने पीने का अरेंजमेंट शुरू हो जाता था। कोई मीठे पराठे बन के आ जाते थे, कोई लड्डू प्रसाद शुरू हो जाता था, कुछ पकौड़े बनने शुरू, राउंड ऑफ कॉफी प्रसाद। तो कुछ ना कुछ गुरुजी के साथ वो लेट नाइट सेशंस थी। उन लेट नाइट सेशंस में गुरुजी के साथ हमको उनकी और कई चीजें सुनने का मौका मिला। एंड आई पर्सनली फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि वो मुझको भी कई मौके मिले कि गुरुजी के साथ वो लेट नाइट। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग गुरुजी के साथ बाद में जुड़े हैं, उनको कईयों को ये नहीं मालूम होगा कि गुरुजी का उस जमाने में क्या सिस्टम था, कैसे वो सबके साथ। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी वो यूज्ड टू से कि ये जो हर लाइफ में हर जीने का एक समय है कुछ करने का। मेरे को याद है मैं गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था, चेयर के पास ही बैठा था, तो एक एल्डरली लेडी आई, 85 इयर्स की थी। ग्रेटर कैलाश की बात है, ग्रेटर कैलाश में ही कहीं रहती थी, उसी इलाके में। आते सार गुरुजी ने कहा, गुरुजी के पास आई, गुरुजी गोड्या से बड़ी दर्द होती है, बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा आंटी उम्र कितनी है? वो कहनी 85 साल। कहते गुरुजी 85 साल च नहीं गोडे दुखणगे तो फिर कदों दुखणगे? ये तो उम्र है गोडियां दुखान दी, की करनी है? भगवान दा नाम लेनी है? हाँ थोड़ा बहुत लेनी है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि तू अमृतवाणी पढ़ दी है? कहती नहीं गुरुजी पढ़ दी नहीं है। उन्होंने कहा तू गुरबानी दा पाठ कर दी है? नहीं गुरुजी गुरबानी दा पाठ। ओमबूर बहुत सा बोल दिया, हाँ बस इन्ना कि मैं कर लेनी है। तो गुरुजी was actually indirectly telling that instead of coming to me और मेरे को बोलो कि जादू की छड़ी चला दूं जिससे मेरे घुटने एकदम ठीक हो जाएं, better go do some meditation, do some prayers, do something to connect with God. You are closing on 85 years, this good age, and don't worry about your knees, things like that. Don't keep coming to me. There are people having much bigger issues, life-threatening diseases who are needing my blessings. Don't let me waste
some of those blessings which are needed by somebody else on you. So this is another point I thought I will mention to you, that Guruji had his own way of, conveying the point that he, had to convey. एक बड़े इंडस्ट्रीज थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, उस जमाने में 1500 करोड़ का उनका बिजनेस था, 1995-96 में बहुत बड़ा अमाउंट होता था ये। और बड़ी देर से गुरुजी के यहाँ आ रहे थे, और गुरुजी कहने लगे उनको, मेरे को एक दिन बताने लगे, इनको ना शुगर या पता नहीं और कई कुछ छोटी छोटी हैवी वेट के थे जरा, वो उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो जा इनके साथ बातें करा कर। मैं भी बातें कभी कभी कर लेता था उनके साथ जाके। तो फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा आप साल से आ रहे हैं वो आपके पास, आप इनको क्यों नहीं ब्लेस क्यों नहीं कर रहे, जो भी इनकी तकलीफ है उसको ठीक कर दो। कहते नहीं ये स्टैंडर्ड जी ओल्ड एज दी तकलीफा है जी, बड़े वजन दी तकलीफा है, इस करके आई डोंट हैव टू waste too much of energy on things like fat and things related to obesity etc. तो तब गुरुजी ने मेरे को एक बात बताई, और मैं वो संगत को इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसमें बहुत रेलेवेंस है। गुरुजी कहते थे कि चुपड़ा समझने की कोशिश करो, when at home you all of a sudden have some mild headache, you go to the medicine box, pull out a Disprin or aspirin or something like that. Next morning, your headache is gone. Matter closed. But you find that headache doesn't go away in next 2-3 days. You call up your family doctor, say कि 3 दिन से मैं aspirin खा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही, क्या करूँ? Then he tells you one more medicine which you take. फिर 1-2 दिन के बाद आप कहते हो ठीक नहीं हो रही, फिर आपको वो कहता है कि थोड़ी टेस्ट करा देते हैं, तो ही गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट, ये वो कुछ करो। जब वो टेस्ट रिपोर्टें आती हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत, तो आपको एक स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेते हो, अपॉइंटमेंट लेके आप वहां जाते हो। उस जमाने में 95 में गुरुजी कहते थे 150-200 की स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट की फीस है, और टेस्टों की अलग। और जब आप अपॉइंटमेंट के लिए वहां जाते हो तो many times, though they have given you a fixed time, but when you physically reach there, you have to wait for 45 minutes to an hour sometime, because there is some emergency guy is there or something else has happened. फिर वो तुमको और टेस्ट कराता है, कोई ये कराएगा वो कराएगा, बहुत कुछ होगा। तो जब सारे ये लोग फेल हो जाते हैं ना, फिर आप गुरु के पास, तो गुरुओं की बारी एंड में आती है, जब सारे आपके रास्ते फॉर्मूले जो नेचुरल हैं, वो दोस फॉर्मूलाज आर द राइट वे, उसके बाद आप गुरु के पास आते हो। और जब आप गुरु के पास आते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद फ्री में भजन सुनो, फ्री में एनवायरमेंट मिली हुई है, फ्री में ब्लेसिंग्स मिल रही है, सब कुछ फ्री, कोई टाइम नहीं, अपनी मर्जी से अपने टाइम पे आओ, अपने मर्जी से अपने टाइम पे जाओ। एंड येट मोमेंट यू वांट कम टू गुरु, यू वांट हिज ब्लेसिंग्स इंस्टेंटली। यू वांट गुरु मेरे सिर ते हाथ रख, हुणे मैनू ठीक कर। That 6 months that you have been going all over and you are not ready कि मैं आके भी अपने आप में शांति नाल भजनी सुन ला, बैठे बैठे मैनू ब्लेसिंग मिल रही है, why should I not? Now this was a very important point I thought Guruji had made to say कि सारा कुछ फेल होने के बाद आप गुरु के पास आते हो, और उसके बाद आपके पास पेशेंस नहीं है, वो पेशेंस दिखाइए, गुरु का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। Many people, went to Guruji because of me. After all, I had a big circle of my own friends. Some were Faujis, many were civilians. Not many connected with Guruji. In spite of knowing my story and whenever they went, many of them, as Guruji said, "Oh, test land आए, मेरा टेस्ट लेके चले गए, दोबारा आए नहीं." कुछ लोग जुड़े,
और कुछ लोग तो ऐसे जुड़ गए कि हमारे से भी ज्यादा अच्छी तरह जुड़ गए. Guruji, my family was from Kapurthala, so my Guruji was very fond of all my family members. He was fond of. He had liking for a large number of people, so he was fond of them also. And once when Guruji was in Jalandhar, my father and mother and some of the family members, in fact, some of the names of my nephews, etc., Guruji ने दिए हुए. तो एक बार मेरे फादर भी आए हुए थे. My father was an industrialist, good human being, good person. He's no more now. And he said, Guruji ने क्या चोपड़ा तेरा करोड़ रुपए का मुंडा बचा कुछ मरले दे. Now marla means it's a piece of land. It's a measure of a land. It's not a big area. Marla is about some 180 square. So my father never understood. Actually, he misunderstood, thinking that Guruji is asking for some marlas for himself. Actually, what Guruji was meaning is give it away. My father was having many hundreds of marlas. So if 10 marle usme se chale bhi jayenge, to indirectly Guruji was conveying to him to give away some in form of charity. The father, unfortunately, he never understood this aspect of Guruji. And you won't believe it. 6 months after Guruji had said this to him, my father's business started collapsing. And within a few months after that, all his marlas went. You know, now I came to know this story a little later because I was not physically present when this conversation had taken place. Guruji had a way of conveying to people to do some things in some ways. Like he told one photographer of Malerkotla, whose photographic shop was about to close because people had started going digital, कि 1000 photos bana. And that guy started printing 1000 pictures of Guruji. And you won't believe it कि just उसने 100 फोटोएं जब बना चुका था और बांट चुका था, उसका बिजनेस रिवाइव होना शुरू हुआ. जब तक उसने 1000 फोटो बनाई, he was back into the kind of business he was already doing. So that is a way of Guruji conveying to this man कि आप किस फॉर्म में दान दे. That was the way he had apparently meant for my father. But my father, as I said, did not perhaps, understand. Doesn't matter. Guruji made sure that till his last day, my father lived the quality of life the way he lived all his life. That means Guruji made sure, without telling any one of us, that the 3 sons of my father, we will do the needful to make sure that his quality of life does not suffer till the last day of his life, even though his business, everything was over. So Guruji looked into that aspect also, in his own little way. Another thing I want to mention is that, I used to ask, many others also, कि Guruji, तुसी लत पैं दबाउंदे क्यों? Why do you want people to press your feet? Guruji used to say, and this used to say openly to everybody, that in my healing, I am losing energy. Now, there are very, very scientific ways of saying, that energy, healing is some form of energy transfer. In life, when we meet somebody for the first time, you sometimes have not even spoken a word. You start liking that person, or you start hating that person when that guy has done nothing right, wrong, or has not done nothing to you. You start disliking a person. I won't use the word hate. That means some waves are going between us and each other. You start liking a person without him talking. You start disliking a person without the person talking. A much higher form of that is with the Guru. He has a means of transferring energy, like I gave you the story about the radar waves. So Guruji was transmitting his energy, and that energy, when it was going to the other person and he was getting healed, Guruji was losing energy. And this was
the whole essence of how Guruji's system of healing was. And I believe, though I was not present physically in the mandir those days when Guruji was to pass away a few days later, Guruji did mention to a lot of bhagats who used to be around him that कि मेरी हुन एनर्जी खत्म हो रही है, हुन मैं जेड़े जेड़े काम करने सी मेरे काम हो गए, मगर बाद च भी काम हुंदे रहूगे. Means he was indirectly or directly in his own way trying to convey that that energy loss was taking place as far as he was concerned. 2012 में मैं अपनी स्कॉटलैंड विजिट करने के लिए गया था, ऑफिशियल विजिट के लिए. और एयर मार्शल्स का ये होता है कि जब अपनी विजिट करो फाइटर स्कॉटलैंड में तो यू मस्ट गो एंड डू सम फ्लाइंग विद देम. मैंने भी जहाज में उठ के, मैंने फाइटर जहाज में राज 2000 जहाज था ग्वालियर में, हमने टेक ऑफ किया. एक और पायलट था, 2 जने थे, मैं फ्लाई कर रहा था. और जब हम टेक ऑफ के बाद अराउंड 5 मिनट्स के बाद हम 11-12 हजार फुट की ऊंचाई पे थे, तब एक बहुत जोर से धमाका हुआ और हमको पता कि कुछ हो गया जहाज को. और हमने देखा कि जहाज का इंजन फेल हो गया है और फायर शुरू हो गई है इंजन के अंदर. और हमने सोचा शायद कोई छोटी मोटी बात हो गई, कोई बर्ड वगैरह घुस गया होगा, तो इसलिए हमने कोशिश की कि जहाज को हम स्टार्ट करने की कोशिश करें, मगर जहाज स्टार्ट नहीं हुआ. तो हमको अब मालूम था कि हमको इजेक्शन सीट के हैंडल को पुल करना है और उसके बाद हमको इजेक्ट करना है. ये जो इजेक्शन है ये एक बहुत ही ये सीरियस सी एक्सरसाइज है. लोग कई बार समझते हैं कि ये छोटी सी बात है, मगर इजेक्शन के टाइम में हमारी बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल अर्थ के ऊपर जो जी फोर्स है उससे 25-28 गुना ज्यादा होती है. और उस फोर्स के साथ आपकी पीठ, नेक और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो फोर्स पड़ती है उसमें यंग बच्चे तो ठीक रहते हैं, बट जो उम्र बढ़ती है तो आपकी रीढ़ की हड्डी और नेक की जो हड्डियां होती थोड़ी कमजोर हो जाती हैं. अक्सर 40 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी की तकलीफ फिर काफी देर चलती रहती है. तो मुझे ये मालूम था कि मैं 59 ईयर्स 2 मंथ्स का हूँ और इस उम्र में इजेक्ट करना मतलब बहुत खतरा हो सकता. हमारे पास 30 सेकंड के करीब था, जहाज नीचे उतर रहा था बहुत तेजी से, मगर हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे. तो मेरे दिमाग में मैंने कहा, गुरुजी 2 चीजों का टेस्ट है, आपकी ब्लेसिंग्स का और मेरी ट्रेनिंग का. मैंने अपने आप दिल में गुरुजी से बोला. यू वोंट बिलीव इट, नॉर्मली कॉकपिट में बैठे इस कंडीशन में लोग थोड़ा पैनिक हो जाता है, थोड़ा फिक्र भी हो जाता है कि पता नहीं जिंदा निकलेंगे नहीं होंगे, बहुत तरह तरह की बात. मगर मैंने बाद में अपना रेडियो से मैं जो बता रहा था ग्राउंड स्टेशन को कि हमारा ये हो गया, हमारा ये हो रहा है, हमारे जहाज में अब ये हो गया, वो मैं लगातार जो बोल रहा था, मैंने वो टेप सुनी. तो आई फाउंड वेरी प्राउड कि जो जो बातें मैंने वहां बोली वो इतनी कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल तरीके से बोली, एज इफ कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से. उसके बाद हम इजेक्ट हुए. वो इजेक्शन के अंदर बहुत कुछ होता है. 19 रॉकेट और कार्ट्रिज 2 स्किंट में फायर होते हैं और एक सीक्वेंस में फायर होते हैं, और वो सीक्वेंस में फायर नहीं होंगे तो पैराशूट नहीं खुलेगा. गुरुजी की दया से सारा सीक्वेंस करेक्ट हुआ. अक्सर वो सीक्वेंस करेक्ट होता है बिकॉज बड़ी महंगे तरीके से वो सीट बनाया जाता है, मगर उससे बड़ी जो एक्चुअल गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि मेरी नेक और बैक में आज तक कोई तकलीफ नहीं है. टचवुड गुरुजी की दया है. और दुनिया का आज तक कोई, मैं इकलौता एयर मार्शल जो एक फाइटर जहाज से इकलौता, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा, गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है, हम सब के सिर पे है. गुरुजी के चाहे हम मंदिर जाएं या किसी प्राइवेट सत्संग में या कुछ, या हम सत्संग ऐसे लाइव कर रहे हैं, जुड़ो दिल से, जुड़ो दिमाग से, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आती रहेंगी. गुरुजी उन ब्लेसिंग में झटके भी दे रहे हैं हम सबको. वो भी एक गुरुजी का तरीका है हमको अपनी लाइन पे लाने का. और
मैं जब भी बड़े मंदिर में जाता हूँ, कई बार जो मैं वो गाड़ी में बैठता हूँ या कार या बस में, मेरे साथ संगत 90% ऐसी होती है जो या तो पहली बार आ रहे होते हैं या आप बहुत रिसेंटली जुड़े होते हैं। मैं उस बस में या उस कार में ही सत्संग सुनाना शुरू कर देता हूँ ताकि ये मंदिर पहुंचने पहले ही एक री एनर्जाइज्ड हो जाएं, ताकि उनके अंदर जो फेथ है, वो सिस्टम है, उनको जुड़ जाए ताकि उनका लाभ हो सके, उनका फायदा हो सके। 1-to-1 कांटेक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे जीवन का गुरु जी के साथ जुड़ने का सबसे पहला पॉइंट था 1-to-1 कांटेक्ट। मैं अभी भी जब बड़े मंदिर या कहीं भी जाता हूँ तो मैं गुरु जी का जो स्वरूप या जो भी फोटो या जो भी उन्होंने लगाया, उसकी उनकी आंखों में आंखें लगा के देखता हूँ। दैट इज द लेवल ऑफ कांटेक्ट दैट वी मस्ट ट्राई टू एस्टेब्लिश विद गुरु जी। कई बार हम भी फेल करते हैं, कई बार हम बीचों बीच गुरु जी के साथ उतना कनेक्टेड नहीं रहते, हालांकि हमारे घर में एक एक कमरे में गुरु जी की तस्वीर लगी, एक एक कमरे, ताकि हम किसी कमरे से निकले हमको गुरु जी नजर आए। फिर भी हम अपनी भेड़ चाल के अंदर कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और गुरु जी हमारे को नकल्स के ऊपर, जैसे स्कूल में टीचर फुट रूलर से मारते थे, गुरु जी हमको मारते रहते हैं, हमको याद कराते रहते हैं। और गुरु जी धन है, आप गुरु जी के साथ जुड़ गए, हम सब गुरु जी के भगत बन गए। वी आर ब्लेस्ड। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।